हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पेज में स्वागत है। जैसे कि आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और ये उसका लास्ट पार्ट है। हमने 2019 के दिसंबर और जुलाई का भी पेपर्स अपलोड कर दिए हैं और ये दिसंबर 2018 के पेपर्स है, ये भी लास्ट वीडियोज़ है और बाकी जो दो पार्ट्स है वो भी इस अपलोड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो उन हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए और कुछ कंटेंट भी है हमने ईवीएस से रिलेटेड जो अपलोड कर दिए हैं। बाकी जो कुछ टीचिंग मेथड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर हमने आपको इसलिए डिस्कस किया है कि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि पेपर किस टाइप से आते हैं। बहुत सारे बच्चों का इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट होंगे और बहुत सारे बच्चों ने पेपर के पिछले बार भी दिए होंगे। ये किसी कारण उनका पेपर सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई वो पेपर नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, आप इस बार अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म भी आप लोगों के लिए ही इसी मतलब क्योंकि ये कोरोना वायरस के टाइम पे उन लोगों तक अच्छे से नहीं मिल पाया है, जो लोग कोचिंग कर रहे थे वो उनको अपने होम टाउन जाना पड़ा है। तो इन सब को हम लोगों ने देखते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किया और हम लोगों ने बिल्कुल आपको सटीक बिल्कुल सीटेट के प्रोस्पेक्टिव से ही आप लोगों को यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो सीटेट में जिस टाइप का क्वेश्चन आने हैं और कैसे कैसे जो कंटेंट होगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेंगे, वही प्लेटफॉर्म हम आपको यहाँ पे दे करके वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। साथ में कंटेंट भी है और साथ में उसके साथ पेडागोगी भी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए हम आज के पेपर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा में कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, तो एक विस्तारवादी परिवार है। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा एक की पॉइंट जो कहते हैं ना, हर चीज़ में एक की पॉइंट होती है। तो यहाँ पे जो है ना एक विस्तारित परिवार पे बात की, एक्सटेंडेड फैमिली की जो बात की है, यहाँ पे ये चीज़ है। इसमें बताया गया है कि रमा एक मतलब फैमिली के कॉन्सेप्ट बताती है। जैसे फैमिली में एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली। जब आप एक एकल परिवार और जो एक संयुक्त परिवार के जब डिस्कस करते हैं तो एक क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों ने एक यही देखा होगा एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है कि हमारे दो का जो कॉन्सेप्ट होता है मतलब फादर मदर और उसके जो सन और डॉटर होते हैं, तो वो मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। मतलब जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि उनके बच्चों के मतलब पेरेंट्स भी होते हैं और उनके जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर मतलब दादा दादी वो भी इंक्लूड होते हैं, चाचा चाची भी इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पे है विस्तारवादी परिवार। विस्तारवादी परिवार में क्या होता है? विस्तारवादी परिवार का मतलब ये है कि आप जैसे कि आपकी सिस्टर का मैरिज हो गया तो वो कहीं दूसरे एरिया में चली गई, दूसरे शहर में चली गई। तो उनके जो फिर उनका एक ब्लड रिलेशन है आपका, तो उनकी एक फैमिली जो है वो अलग एक बढ़ेगी। फिर आपके और भी मतलब सिस्टर्स है, तो इस हिसाब से मतलब कि इस जो एक फैमिली चलती रहती है वो एक विस्तार होती है, जिसको आप एक कहते हैं ना कि हमारा एक वंश है, इस इनके हिसाब से बढ़ता जा रहा है ये इस वंश के। तो उन्हीं हिसाब से जो विस्तारित परिवार है वो ये है विस्तारित परिवार का मतलब। तो देखिए, एक परिवार की भाषा द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज करेक्ट इनकरेक्ट। परिवार की भाषा में जो परिभाषा है कि यहाँ पे देखिए जो रमा ने बताया है कि माँ और उनके बच्चे एकल परिवार गठन करते हैं, उनके दादाजी संयुक्त परिवार में है। तो एक विस्तारित परिवार का एक मतलब संयुक्त परिवार का एक पार्ट, विस्तारित परिवार जो है उसमें भी एक संयुक्त परिवार इंक्लूड है। तो ये परिभाषा गलत है बिल्कुल, ये है। लेकिन जो देखिए ये ऑप्शन तो है ही, लेकिन जो क्वेश्चन हमें और ऑप्शन पढ़ते हैं कि आगे क्या है। रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये नेगेटिव वर्ड्स है तो इसलिए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। देखिए जो आपका द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब समावेशी का मतलब ये होता है जो स्पेशल चाइल्ड्स है और जो एक नॉर्मल चाइल्ड्स है, तो उनके साथ आपको एक क्लासरूम में मतलब पढ़ाना, ये एक ही जगह शिक्षा मतलब आपको उनको शिक्षा देने हैं, ये होती है इंक्लूसिव, है ना? जो मैं आपको साइकोलॉजी में डिस्कस करूँगा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसपे एक मैंने सेक्स और जेंडर पे लेकर के एक वीडियो से एक मैडम की जो दी है, डॉक्टर पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से है वो मैडम, उनका हमने वीडियो अपलोड किया है, आप उन वीडियो को भी देखिए। तो देखिए एक इंक्लूसिव का मतलब तो लेकिन एनसीईआरटी जो है मतलब सीबीएसई जो है ये आंसर दी है, लेकिन ये आंसर इसका गलत है। इंक्लूसिव का मतलब ही ये नहीं होता।
परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। हाँ, देखिए आप जो छोटे बच्चे हैं तो आप कहते हैं ना कि ये हमारे परिवार के लोग हैं। एक ये हमारे मतलब इंडिया में एक बहुत इंडिया के जो कहते गाँव में एक बहुत फेमस है, कहते हैं कि हम ये हमारे परिवार के ये है। तो जब हमारे ही परिवार के ये है तो हमने आगे जो विस्तारित परिवार के एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे बच्चों को परिभाषा में तो रटाना नहीं है, बच्चों को हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। किसी भी चीज़ को हमें हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, हमें समझना है, हमें किसी भी चीज़ को मतलब एक डिफिनेशन नहीं रट्टा मार लेनी है कि इसका मतलब ये होता है, दैट्स ऑल। बाकी उसका क्या जाने, मतलब इसका कुछ भी इससे एग्जाम्पल पूछते तो हमें इसका आंसर नहीं आए। लेकिन इसलिए वही है ना कि परिभाषा का मतलब जो वही होता है कि डिफिनेशन आप किसी भी चीज़ का उसका अर्थ रट ले, उसका मतलब ये हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जितना कि ऑप्शन नंबर 4 अप्रोप्रिएट है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, क्योंकि सिखाया जाना चाहिए परिवार की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, आप उस कॉन्सेप्ट को बताइए ना कि हमारे परिवार का मतलब वही विस्तार, तभी तो पता चलेगा एक विस्तारवादी परिवार की हमारे परिवार इतना विस्तार इतना लंबा है जिसको हम कहते हैं ना कि उसके मतलब यही हमारा वंश है, वंशज है। तो यही एक विस्तारवादी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन पेपर में मत जाइएगा क्योंकि जो सीबीएसई ने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन 100% नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब तो इसमें क्वेश्चन वही है कि समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम? ईवीएस क्लासरूम के लिए सबसे जो मतलब बेस्ट मतलब एक्टिविटी होगी वो कौन सी होगी? एक बार देखिए, आप पिक्चर रीडिंग करवाएंगे। पिक्चर रीडिंग से बच्चा कितना होगा? बिल्कुल सही, पिक्चर रीडिंग से भी आप किसी चीज़ के जितने सारे हैं उसके भी लर्निंग होगी। छोटे बच्चों को यही करवाते हैं ना, कहते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, सी फॉर कैट, मतलब इनको करवाते, फिर बोलते कहते देखो ट्री है ये मतलब एनिमल्स नेम है, ये पार्क है, कहते हैं नेशनल बर्ड्स, नेशनल एनिमल्स, इसके पिक्चर चिपका के लाना जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हो, है ना। तो उसके लिए पिक्चर रीडिंग में आपको मतलब पिक्चर रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप पिक्चर देख कर उसके बारे में पढ़ना लिखना। तो लेकिन बच्चों को जब एक्टिविटी करवाते हो ना पिक्चर से, तो ये उनको भी एक अच्छी होती है ईवीएस के। फील्ड विजिट भी, फील्ड विजिट तो है ही ईवीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, हाँ ब्लैक बोर्ड का आप यूज अच्छे से यूज करते हो, जैसे कि आप आपके क्लासरूम में आईसीटी बेस्ड क्लासरूम बात करते हैं, जो आप आईसीटी बेस्ड क्लासरूम में बात करते हैं, तो उस आईसीटी बेस में आप एक स्मार्ट बोर्ड आ गया। यदि जहाँ पे हमारे रूरल एरिया में स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे ही ड्राइंग बना देते हैं, जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं कंटेंट से रिलेटेड वो ड्राइंग बना देते हैं ब्लैक बोर्ड से ही, क्योंकि उनकी आर्ट भी अच्छी होती है। प्राइमरी टीचर्स के लिए आर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो ईवीएस के लिए जो एक्टिविटी है वो तीनों एक्टिविटी ईवीएस का है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यह यदि यह समग्र शिक्षा इन्वायरमेंटल स्टडीज कैरिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इफ इट इज। मतलब जो होलिस्टिक लर्निंग है किस पे बात करता है? होलिस्टिक लर्निंग समग्र शिक्षा, एक मतलब समग्र शिक्षा जो अभियान है होलिस्टिक लर्निंग है, उस पे इंटीग्रेटेड की बात होती है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, एक के साथ दूसरी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ाना। जब आप लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान आपने वो किया होगा तो इंटीग्रेटेड में वही है, जैसे कि आप हमने फर्स्ट क्लास, हमने पहले वीडियो में ये आपको बताया भी था आपको कि जो हमारे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो उसमें ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती है, उसमें थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ाई जाती है। लेकिन जो हम लैंग्वेज और मैथ्स बच्चों को पढ़ाते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो साथ में उनको इंटीग्रेट करके हम ईवीएस पढ़ाते हैं। तो इंटीग्रेटेड तो आप इससे आपको याद रहेगा ऐसे। तो जो होलिस्टिक लर्निंग में इंटीग्रेटेड भी होगा, इंक्लूसिव भी होगा, समावेशी, हर चीज़ को उसमें समावेश करते हैं। और ये थीमेटिक मतलब विषयगत जो होती है, जो उस जिस जो चीज़ आप विषय के बारे में पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड। तो सारे इसका जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव जो आंसर उपयुक्त सही आंसर होगा 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, ईवीएस एक पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्ययन है। इसमें बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। देखिए, हमने आपको एनसीईआरटी वीडियो में जो नोट्स थे हमने उस पर सपेरा के मतलब डिस्कस किया था, राजस्थान के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कहाँ पे किस चीज़ की था। तो आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि 15 नंबर आपको उसमें उस नोट्स में से आपको 15 में से 15 ही दिलाएंगे 100%। और पेडागोगी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो 30 में से आपको मिनिमम यदि इस हिसाब से प्लानिंग करते हैं तो 30 में से 25 नंबर से तो कम, 25 मार्क्स से तो आपको कम आएगा नहीं, यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो।
क्योंकि हमने आपको वीडियो, आपको 9 वीडियोज़ है, 4.5 घंटे की वीडियो, आप उसको वॉच कर लीजिए, आपको 15 आउट ऑफ 15 आ सकते हैं उसमें से। और जो पेडागॉजी साथ में आपने थोड़ा बहुत भी हल्का जो लॉजिकल थिंकिंग आपने की पेपर में और अच्छे से आपने क्वेश्चन टिक लगाए, जो आपको सर्कल करने में गलती नहीं हुई, तो आपको पेपर में से लगभग 15 में से यहाँ पे भी 10 मार्क्स तो मिनिमम आ सकते हैं। तो 25 तो मिनिमम आ ही सकते हैं यदि आपने हमारे जो सारे लेक्चर्स आपने देख लिए तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक सपेरो का मतलब क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका क्या एक जो जो पेपर में जो दी गई है सपेरो का बारे में, वो उसका क्या क्या करता है। ये एक अवैध कार्य है, अवैध कार्य थोड़ी, नहीं तो गलत है। सपेरो के लिए कोई बच्चे इन अवसरों को उन्हें नहीं सीखने देता, नहीं देखता, गलत। कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए अपने विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। हमने उस बुक्स में, उस चैप्टर्स में सपेरे वाले में हमने देखा था कि जो एक वहाँ के जो लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बेटियों के शादी में वो सांपों वो लोग देते हैं, सांप भी देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि उनका उनका सब कुछ मतलब जो इनकम का सोर्स है वो वही है, तो उनका जो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये बच्चों को, ये लोगों को, क्योंकि हमारे लोग क्या, जैसे सांप देखा उनको तुरंत मार दिया, मार के कुछ मतलब उनका यूटिलाइज कर लिया। तो इसीलिए देखते हैं ना कि कहते हैं कि इसमें एक लोगों को यही अवेयर करना है कि जरूरी नहीं है कि सांप आपको नुकसान ही पहुंचाए। क्यों? वो लोग डरते हैं कि सांप काट लेगा, हम मर जाएंगे, ऐसा और फिर उसमें ये भी पॉइंट्स में दी गई थी कि हमारे इंडिया में कुल 4 प्रकार के जो विषैले सांप हैं। तो हमने उस पर भी आपको डिस्कस किया था वहाँ पे, तो आप एक बार उन मुझे देखिए, सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हमने आपको वहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। ये पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। अच्छा स्रोत ये पशुपालन आजीविका का, ये पशुपालन आजीविका, पशुपालन में तो बकरी भी है, मतलब जितने सारे गाय ये सभी है। एक अच्छा स्रोत है, ये सबके लिए अच्छा स्रोत नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे लोग डरते हैं, तो इस मतलब सबके लिए नहीं, एक बिल्कुल खास लोग के लिए जो हम कहे, या फिर जो लोग उनको करते हैं तो उन लोगों के लिए है। और ये वंचित करने के लिए विकल्पों को अच्छे प्रदान करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हम ज़्यादा इस पर डिस्कस और नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमें ज़्यादा लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा प्रासंगिक है? विच इज़ द मस्ट रिलेवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। जैसे कि आप लोग हमारे सारे मतलब ऑल इंडिया में एक मिड डे मील जो है एक स्कीम चलाई गई है, तो उनका एक क्या मतलब प्रासंगिक है, मतलब क्या उसका रिलेवेंट है, क्यों चलाई गई, क्या काम था? देखिए, शिक्षण अधिगम के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो भाई लेना देना नहीं है, नेगेटिव पहले, ये तो इसलिए गलत हो गया। ये ईवीएस शिक्षण के लिए एक अच्छा शिक्षण अवसर उपलब्ध करवाता है। भाई ईवीएस के लिए तो अच्छा उपलब्ध करवाता ही, और भी देखते हो ऑप्शन क्या है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय खाली पेट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत से मूल्यवान समय बर्बाद करता है, नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हम इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जब मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी तो हाँ, भारत में ये गरीबी थी उस टाइम पे। तो एक ये था कि हाँ, कि बच्चे जो है ना, सारे बच्चे लोग मतलब स्कूल आए और कम से कम उनका एक टाइम का भोजन स्कूल में मिल जाए, तो ये एक था। लेकिन मेन था कि साथ में स्कूल भी है, लेकिन ये नहीं था कि उसमें कि विद्यालय में खाली पेट, जो जो विद्यालय, ये उन बच्चों के लिए है कि जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। मिड डे मील हमारे पहली क्लास से लेकर मतलब नर्सरी से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को ये मिलता है मिड डे मील। और ये मतलब 8वीं तक के बच्चों को है। ये नहीं, इसमें ये नहीं था कि बच्चे, उन बच्चों के लिए जो बच्चे खाली पेट ही आते हैं, ये हर बच्चों के लिए था जो बच्चे 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं। ठीक है। तो इसीलिए मिड डे मील स्कूल चलाई गई थी कि मतलब जो शिक्षा का जो लेवल है वो क्योंकि बच्चे लोगों को, क्योंकि गरीबी के कारण जो फ्री में जो बुक्स दी जा रही है, कॉपी दी जा रही है, मिड डे मील, यूनिफॉर्म, सब कुछ जो हमारे इंडिया में दी जा रही है स्कूलों में, तो यही था कि बच्चे स्कूल आए, कोई लिटरेसी रेट हो। बाकी और डिस्कस हम साइकोलॉजी के जो हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक ये आप ईवीएस कॉन्टेक्स्ट में देखते बात करते हैं। तो ईवीएस में ये जो शिक्षण का अधिगम का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो डेवलप करता है। वहाँ पे जब आप लाइन में लगते हो मिड डे मील लेने के लिए, आपको वहाँ पे बात करने की मतलब एक सब कुछ वहाँ पे एक जज होती है, जो ईवीएस में हम चीज़ करते हैं। खाना में कैसा है, तो जैसे चैप्टर्स में खाना कितने प्रकार के हैं, खाना भोजन, मतलब एक थीम ही है हमारा, भोजन ईवीएस का जो थीम है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा का क्या तात्पर्य है? लर्निंग विदाउट बर्डन।
जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, जो एनसीएफ जो बात की है, तो उसका क्या मतलब है, ये आपको ये आपको बतानी है। आप कमेंट करके बताइए। स्कूल बैग की वजन को कम करना, ये एनसीएफ भी बात करता है। लर्निंग विदाउट मतलब स्कूल बैग का वजन कम करना। ऑप्शन नंबर 2, ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्यायों की संख्या कम करना। अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक को आधा कम करने की। देखिए आंसर जो था इसका, जो एनसी जो बात की गई एनसीप में, तो वही है कि लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, स्कूल बैग का वेट कम करना, ये आंसर होगा। क्योंकि स्कूल बैग का वेट कम करना, ये बताया भी गया था कि इतने मतलब पहली क्लास के बच्चों के लिए इतना किलोग्राम होगा, दूसरी क्लास के बच्चों के लिए इतना ग्राम होगा, मतलब थर्ड से फोर्थ तक के बच्चों के लिए इतना ग्राम का बैग होना चाहिए, और सिक्स क्लास के मतलब ये एनसीएफ ने बात की है, एनसीईआरटी ने कही है जब ये बना था। तो लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब यही है कि आपका कि बच्चों को ये नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में देखते हैं कि बच्चे लोग वहाँ के स्कूल क्या करते हैं कि इतने सारे मतलब बुक्स मंगाएंगे, इतने सारे नोट्सबुक मंगाएंगे, और उसमें से बच्चों को मतलब सारे काम सारे उनकी जो क्लासेस है सारे लगे ना लगे, लेकिन बच्चों को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा लेकर आना है, सारे बुक्स लेकर आनी है, सारे कॉपी लेकर आनी है। और बैग उनका जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं उनका 15-15 किलो, 16-16 किलो, 17-17 किलो बैग का वजन होता है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी ने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की, तो उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव यही था कि बच्चों को समझ विकसित करनी है, बच्चे सोच सके। बच्चों को किताब भर के लेकर आती है, किताब में उसका नोट्स लिखा रह जाता है, दिमाग में आता नहीं कुछ, तो क्या होगा, पेपर में तो बच्चों को कॉपी में से नहीं लिखना है ना, दिमाग से लिखना है, वहाँ पर समझ कितनी है बच्चों को वो डेवलप करनी है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। लेकिन सीबीएसई ने इसका आंसर जो था सीटेट मैंने, तो उसका आंसर थर्ड दिया हुआ है। तो आप ये मत जाइए कि उसका अबोध का भार कम करने की जरूरत, अबोध का मतलब होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कॉम्पिटिशन नीड टू बी रिड्यूस, उसको कम नहीं करना है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड ने गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये एनसीएफ में बात की है जो हमने और भी डिस्कस किया था आगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 87, ईवीएस कक्षा के समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस जो ग्रुप में आप चीज सीखते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। उसका जवाब देखिए, लड़के लड़कियों को अलग अलग सिखा सकते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर गलत होगा। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग और उपचारात्मक, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप लो वाले बच्चे को और भी नीचे करेंगे तो वो और लो हो जाएगा, हाई वाले बच्चे को हाई करेंगे तो फिर तो ये मतलब एक डिफरेंस हो जाएगा, क्लासरूम में एक ग्रुप बन जाएगी, ये कमज़ोर है और ये तेज बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे चिढ़ाएंगे। तो इसीलिए जो है ये तो बिल्कुल निगेटिव है। सहयोग के मूल को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए, बिल्कुल ये एक्टिव जो बच्चों के लर्निंग एक्टिव है। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और जो वर्कलोड को कम करना, छात्रों को आसानी से है ना प्रबंधित करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 4 थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सबसे क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि बाला का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला, क्या बाला के बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो सबको आपको आता ही होगा, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये बाला का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 89, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन्स। अल्टरनेटिव आपको यहाँ पे थोड़ा ना एक ये समझ डेवलप हो रहा है कि अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब वैकल्पिक, दूसरा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये होता है अल्टरनेटिव। तो उसका ढांचे का क्या अर्थ है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमिना। विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित करना, सभी विचार को सिरदर्द से बच्चों को अर्जित किए जाते हैं। देखिए वैकल्पिक ढांचे का देखिए कि विभिन्न भौतिक घटनाओं और पाठ्यपुस्तक का स्पष्टीकरण, मतलब सबका मतलब एक एक्सप्लेन करना, ऐसा नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, विचार और जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्ट करना, मतलब जो विचार है, जो उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको उनकी स्वीकृति स्पष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान वैज्ञानिक सामाजिक वैज्ञानिक को आयोजित विचार, आप कितने हैं इसमें आयोजित विचार करेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 90, क्वेश्चन नंबर 90, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक डाइस है, ये क्या। देखिए महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज द, ये क्या है, ये क्या है।
ये बताइए, ये एक मिथ है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। आज के समय में जो काम हो रहा है, तो कहते हैं ना कि महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है हर जगह, मतलब हर पे। जैसे आप देखिए एयरफोर्स में है, मतलब फाइटर जेट उड़ा रही है महिलाएं, है ना, आर्मी में फोर्स हो रही है, बॉर्डर पे जा रही है। तो ये लोग, ये क्या है? ये एक मिथ है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ्स? मीनिंग मिथ्स है क्या, होता क्या है? देखिए, मिथ्स वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट तो है नहीं, कहीं भी नहीं है। एक स्टेरियोटाइप्स और अंधविश्वास। अंधविश्वास की भूत प्रेत में, इन सब पे आप लोगों में चीज़ में गलत करते हैं, इस हिसाब से हम यदि इसको हम गलत मानते। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन में एक में ये होगा कि रूढ़िवादी। ऐसा नहीं है। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है एक्चुअली, हम जाने। रूढ़िवादी का मतलब ये होता है कि जो पुराने में जो चीज़ है, जो विचार है, अब ये पुराने विचार किसने डेवलप किया? भाई मैंने डेवलप किया। यदि आप अतीत में जाएंगे, यदि आप, जब हम बात करेंगे कि जब लोगों ने, कबीले में लोग रहते थे, तो क्या आज वहाँ पे क्या पहले ऐसे जैसे पुरुष प्रधान समाज था वहाँ पे? पहले महिला, मतलब महिला ही सब कुछ करती थी, महिला ही अध्यक्ष होती थी। जैसे आज के समय में जो महिला के थोड़ा नीचे लेवल हो गया है, लेकिन हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। लेकिन वहाँ पे जो जिसको मातृ सत्तात्मक कहते हैं, मातृ सत्तात्मक आज भी हमारे जो मेघालय में है, तो उस हिसाब से जो कबीले वगैरह थे वो सारे मातृसत्तात्मक हर चीज़ में था। तो ऐसे हम रूढ़िवादी नहीं करते हैं। रूढ़िवादी का में होता क्या है, जो हमारे जो सोशल, जैसे कि जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, धर्म के ठेकेदार हो गए, मतलब इसमें ये ठेकेदार नहीं, बिल्डिंग वाले ठेकेदार वाला ये ठेकेदार नहीं, जो धर्म के ठेकेदार है, जो सामाजिक ठेकेदार है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदों के लिए कुछ धारणाएं बना देते हैं कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। तो इनकी वजह से क्या होता है कि फिर हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग तो है ही कम पढ़े लिखे, उनको तुरंत मान लेते हैं और उनके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो धर्म के ठेकेदार उदाहरण ले, तो धर्म के ठेकेदार इसीलिए इतना आगे बढ़ गए। और इतना जो भारत में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है धर्म को लेकर, रिलीजियस को लेकर के, तो ये मेन यही कारण है। तो इसीलिए हम ज़्यादा और इस पर नहीं करेंगे इस पे। तो इसीलिए ऑप्शन रूढ़िवादी धारणा गलत होगा। आपको कुछ आइडिया लगा हो कि रूढ़िवादी और मिथ में क्या अंतर होता है। मिथ का मतलब होता है कि भ्रांतियाँ, गलत चीज़, है ना। ऐसा गलत नहीं है। आपको मैथ्स में जब डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे भ्रांति का एक अच्छी से टॉपिक ही है ना। तो एक देखिए, मिथ्स का मतलब ये होता है कि भ्रांति, जो गलत चीज़ जो फैलाई गई है। तो महिला पुरुष की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है? यह एक मिथक है, मिथ है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा शेयर कीजिए। अब किसी भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो हम और हमारी टीम आपको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख टाइप कीजिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, जिनकी उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। और ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये उन्हीं ऐसी टाइम के जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं और सीटेट में आपको 100% आप गारंटी के साथ आपको पास करवाएंगे। ये हम लोगों का एक मेन टारगेट है। यदि आप लोग हमारे इस मेहनत के हिसाब से काम करेंगे और प्रैक्टिस डेली से डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए ठीक है, बाय बाय।